नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच आर तिवारी। आज हम अपने आईएसओ की सीरीज में क्लॉज नंबर 4 की बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। इसका सब क्लॉज 4.1 है, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके पीछे को कोई पर्पज होता है, कोई मोटिव होता है। हो सकता है आप सोशल वेलफेयर के लिए करना चाहते हो या आप इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए करना चाहते हो सकता है आप चाहते हो कि आपके एरिया में आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसके लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना चाहते हो या फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना चाहते हैं अपने पर्पज को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, आप कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं कि आप अपने जो गोल है या जो पर्पज है आपके ऑर्गेनाइजेशन को का इस तरीके से अचीव करेंगे। अगर एक जनरल लाइफ की बात करें, आपकी लाइफ में जो आपने जो गोल सेट किए होते हैं एग्जाम्स क्रैक करने की या लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, तो उसके लिए आप कुछ पाथ को फॉलो करते हैं, कुछ आप प्लानिंग करते हैं कि हम इस प्लानिंग के थ्रू या इस पाथ के थ्रू अपने गोल को अचीव करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, अगर लाइफ में भी या हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो पर्पज है हमारे उसको अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनको कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं। वो फैक्टर आपका जो है इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। और जो हम फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं, वो हम समझते हैं SWOT एनालिसिस के थ्रू। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। जो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो आपका एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल दोस्तों जो हम समझते हैं वो समझते हैं पेस्टल के थ्रू, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। और अगर हम इंटरनल की बात करें, हो सकता है कि आपने जो प्लानिंग की अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके, आपने ये प्लानिंग की है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो 7 बजे से काम शुरू करते हैं, बट वो आपका 7:20 या 7:30 से काम शुरू कर रहे हैं। अगर ये ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है या इंटरनली जो आपकी सोच ने जो आपने प्लानिंग की है वहाँ उसमें कहीं इम्पैक्ट आ रहा है दोस्तों, तो वो आपका इंटरनल फैक्टर होगा। और सर, अगर एक्सटर्नली की बात करें, तो मान लीजिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके जो प्लानिंग की है, जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई है, वो पुराने टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग बनाया है, बट गवर्नमेंट ने कुछ नया टैक्स रिजिम ले आई, तो वो आपके स्ट्रेटजीज को इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं। या टेक्नोलॉजी हो सकता है कुछ चेंजेस हो गए हैं, या कोई सोशल जो प्रॉब्लम्स आ गई, या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल, कुछ भी हो सकता है जो आपके स्ट्रेटजीज को इम्पैक्ट करे। और जो आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें होल, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पर्पज या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और जो आपका स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होता है दोस्तों, वो आपका होता है उसको हम दो पार्ट में समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सस्टेनेबिलिटी। मान लीजिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है ऑब्जेक्टिव रखा कि आपने प्रोडक्शन को जो है 10% से बढ़ाएंगे, या आपने जो है रखा कि अपने हर एम्प्लॉयज को हम काम शॉप फ्लोर पे काम करने से पहले उसको हम ट्रेनिंग देंगे, जीएमपी की, जीएलपी की या एफएसएमएस, इन चीजों की ट्रेनिंग देंगे। और एज पर फ्रीक्वेंसी लाइक 6 मंथ में देंगे या 3 मंथ में देंगे या क्वार्टरली देंगे। और आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की दोस्तों, मान लिया आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपने कोई, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है डॉक्यूमेंट, तो अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाया कि हम इस डॉक्यूमेंट को अब आज से फॉलो करेंगे, लेकिन क्या होता है दोस्तों, आपने कोई डॉक्यूमेंट क्या वो फॉलो किया, 1 मंथ 2 मंथ भरा, उसे उसको आपने साइडलाइन किया। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अचीवमेंट होती है, अचीवमेंट की तरह समझा जा सकता है कि अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट को बनाया और उसको आप प्रॉपर सस्टेन कर पा रहे हो, उसको प्रॉपरली फॉलो अप कर पा रहे हैं टाइमली। और दोस्तों, जैसे मैं फैक्टर्स की मैंने बात की कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है, कुछ इश्यूज जो है जनरेट होता है। वो इशू जो जनरेट होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हो रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, वो पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। पॉजिटिव पड़ रहा है तो हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, या आपका जो है जीएमपी प्रॉपर मेंटेन हो जाए, जिस चीज़ की आपने ट्रेनिंग दी है, आप जो जो चीज़ आप एज पर्पज के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, उस पे पॉजिटिव अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो दैट्स गुड। लेकिन अगर नेगेटिव पड़ रहा है तो उसके लिए आप कुछ एक्शन प्लान बनाते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पे आप क्या एक्शन लेंगे, कैसे एक्शन लेंगे। तो और जो एक्शंस है उससे आपके आपका जो है ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और जो ऑब्जेक्टिव है वो एज पर आईएसओ 2018 में क्लियरली कहा गया है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका इशू से जनरेट होना चाहिए। आप कुछ भी
ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते, वो हमेशा आपका फैक्टर से जो है, माफ कीजिएगा, इशू से जो है कोरिलेट करना चाहिए। और अगर इसके लिए डॉक्यूमेंट की बात करें कि एज एन ऑडिटर या एज एन ऑडिटी आपके कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो होते हैं आपको फैक्टर्स, इश्यूज, इशू से आपका किस प्रकार का इशू है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है, और उस पर आपने क्या एक्शन प्लान बनाया है। ये डॉक्यूमेंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट होती है एज एन ऑडिटर चेक करने की, एज एन ऑडिटी आपको चेक करवाने की। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो आपका आएगा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में, और अगर ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो आपका आएगा एनसी में, नॉन कंफर्मिटी में। चलिए दोस्तों, हम सब क्लॉज नंबर 4.2 की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। दोस्तों, जो आपके कस्टमर्स हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर्स होते हैं, उनकी कोई कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ उनकी नीड्स होती है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं, हो सकता है कुछ स्पेशल पैकेजिंग चाहते हो सकता है वो चाहते हो टाइम डिलीवरी हो, या साथ साथ आप उनको जो है रैपिंग जो प्रॉपर थे, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, वो होता है आपका पहला कॉलम होना चाहिए आपका इंटरेस्टेड पार्टी, हमारी जो पार्टीज है वो कौन है, उनकी नीड्स क्या है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं या कुछ स्पेशल नीड्स है उनकी, या उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, और उस पे आपने एक्शन क्या लिया, आपने एक्शन प्लान क्या बनाया। ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एज एन ऑडिटर, एज एन ऑडिटी चेक कराने के लिए। और अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, वो आपका आएगा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में, और अगर आपका ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो ये आपका आएगा एनसी में, नॉन कंफर्मिटी में। तो दोस्तों, ये था आपका सब क्लॉज नंबर 4.1, 4.2 आईएसओ 2018 का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।